मुसीबत घेर के आई। जी हां, ऐसा लग रहा है कि हर एक गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की नाव में छेद बड़ा होता जा रहा है और नाव में पानी भरता जा रहा है। और पानी भरता देख एक के बाद एक बीजेपी के पुराने साथी झटका देकर निकल जा रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि दरवाजा सील हो गया है, आखिरी दरवाजा बंद हो गया है। ये वो कहानी है जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, मगर हम विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से बीजेपी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है और कैसे भीतर की बगावत विकराल रूप लेती जा रही है, उसका भी एक नया नमूना आपको दिखाएंगे। संविदा कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। भोजपुरी में एक कहावत है कि लथेरों का कोई इलाज नहीं होता, न तो उन्हें अपनी इज्जत की परवाह होती है और न सामने वाले के सम्मान की कोई चिंता। आप उन्हें रोज लतियाते रहिए, रोज डांटते फटकारते रहिए, कोई असर नहीं होता। सवाल यह है कि क्या ऐसा ही उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पेश कर रही हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए। एक बार फिर से चीफ जस्टिस ने बड़ी भयंकर वाली लताड़ लगाई है, इस पर भी अच्छे से बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविदा कर्मियों की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पाए हुए लोगों की अपील पर विचार चल रहा था। आसान शब्दों में यह मामला था कि कुछ लोग सालों से संविदा के आधार पर एक कॉलेज में नौकरी कर रहे थे और जब परमानेंट नौकरी के लिए पदों पर भर्ती निकली तो इन लोगों ने मांग की कि हम लंबे समय से यहां पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें परमानेंट कर दिया जाए। पहले यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो बातें कही उन्हीं पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के इस तर्क की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ वक्त कॉलेज के लिए दिया। लेकिन जहां तक कानूनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं लगता कि उनके लगातार काम करने से उनके पक्ष में कोई कानूनी अधिकार बना है, यानी कि लंबे वक्त तक किसी संस्था में काम करने से आपकी नौकरी परमानेंट नहीं हो जाएगी। इसका कोई निहित अधिकार आपको नहीं मिल जाता। आसान भाषा में, यदि आप कहीं बहुत साल तक नौकरी करते रहे संविदा के आधार पर तो यह कोई आधार नहीं बन सकता कि आपको परमानेंट नौकरी दे दी जाए। उधर देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनमें से 2 राज्यों पर ज्यादातर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि वहां हाल फिलहाल में वसुंधरा राजे की अगुवाई के बिना बीजेपी का सत्ता में आना असंभव है। लोग ये भी कहते हैं कि वसुंधरा राजे अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनवा पाए चाहे नहीं, लेकिन यदि उन्होंने चाह दिया तो बीजेपी को कम से कम एक विधानसभा चुनाव हरवा जरूर देंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वसुंधरा राजे जिस पार्टी की नेता हैं, जिस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया, वो उसी पार्टी को हराना क्यों चाहे? तो इसका जवाब है लगातार वसुंधरा राजे को दिल्ली के द्वारा अलग थलग रखना। और इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी कंपटीटर पसंद नहीं है, यानी उन्हें अपना प्रतियोगी नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनसे कद में बड़ा हो, तजुर्बे में बड़ा हो, जिसका अपना जनाधार हो। ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करते। कहा यह भी जाता है कि आप उनके मंत्रालय तथा भारतीय जनता पार्टी के भीतर विभिन्न पदों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लंबा अनुभव और जनाधार रखने वाले लोगों को किनारे लगा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ यस मैन पसंद है। यस मैन यानी कि जी हुजूरी करने वाले लोग, यानी सवाल कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, सामने से जवाब सिर्फ यही आना चाहिए, यस सर। और वसुंधरा राजे का व्यक्तित्व यस मैन वाला नहीं है, क्योंकि एक तो उनका ताल्लुकात राजघराने से है, दूसरे उनके पास अपना जनाधार है। ऐसे में हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या वसुंधरा को किनारे करके दिल्ली कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा झटका देने वाला राज्य बन चुका है, चुनावी राज्य बीजेपी के लिए, वो है मध्य प्रदेश। एक बात और बता दूं, जो झटका बड़ा वाला है वो कुछ और है। मध्य प्रदेश में तो छोटका वाला लगा है। पिछले दिनों हमने लगातार आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता नाराज होकर अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। ज्यादातर भाजपाइयों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, जिनमें से पूर्व मंत्री से लेकर भाजपा विधायक तक शामिल रहे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी अपना पाला बदल लिया और अब खबर आई है कि चाचौड़ा से बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा ने पार्टी छोड़ दी है। दैनिक भास्कर के अनुसार गुना के चाचौड़ा से बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इस विधानसभा सीट से प्रियंका मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद ममता मीणा ने बगावत कर दी और जो कहा है उसे ध्यान से सुन लीजिए। ममता का कहना है कि पार्टी ने पैराशूट नेता को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके पहले वो यात्रा भी निकाल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में निष्ठावान रहकर मैंने काम किया, लेकिन पार्टी ने मेरा अपमान किया है। जिस तरह से उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया, उसी तरह से मुझे भी नहीं बुलाया गया। आपको बता दें कि खबरें चल रही हैं कि भाजपा छोड़कर ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भाजपा की वरिष्ठ नेताओं में से एक उमा भारती ने दुख प्रकट करते हुए कहा था कि उन्हें बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया नहीं गया
गया। उन्होंने यहां तक कहा था कि कम से कम औपचारिकता निभाने के लिए ही बुलावा भेज देते। यानी कि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक बीजेपी में नेताओं को किनारे लगाने और अपमानित करने का आरोप आए दिन सामने आ रहा है और मध्य प्रदेश में भयंकर वाली भगदड़ का कारण बन रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों से मेरी बातचीत हुई। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मेहनत तो खूब कर रही है, हालांकि सत्ता से फिलहाल बहुत दूर नजर आ रही है। यानी उन्होंने ये साफ साफ इशारा दिया कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो सकता है, कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन 125 से 135 के बीच ही, इससे बड़ा बहुमत मिलना मुश्किल है। यह उनका अपना आकलन है, जो होगा आगे देखा जाएगा। हम अपनी तरफ से न कुछ जोड़ रहे हैं न घटा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार भगदड़ मची है भाजपा के भीतर, उसे देखकर बहुत सारी तस्वीरें साफ होती हैं। शायद वहां के लोगों को, खासकर बीजेपी के लोगों को अंदाजा हो चुका है कि आने वाला वक्त किसका है। अब पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद बीजेपी को लगे भयंकर वाले झटके के बारे में बताएंगे। उस मामले को बेहद ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। जहाज में बैठाकर विधायकों को एक राज्य से दूसरे राज्य घुमाना, होटल के टेबल पर चढ़ाकर डांस करवाना, ये सारी चीजें तो आपको याद ही होंगी। किस तरीके से एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी का इन सब में क्या रोल था, यह बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी एकदम साफ पाक है, कहीं कोई खरीद फरोख्त नहीं करती। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना नाम और चिन्ह, जो तीर कमान वाला है, वो शिंदे गुट को दे दिया गया। बाद में उद्धव गुट के लोग चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तथा एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4 महीना पहले फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि बागी विधायकों की सदस्यता बनी रहेगी या फिर वे अयोग्य घोषित होंगे, इस पर फैसला स्पीकर लेंगे। यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि वो विचार करके इस मामले में फैसला दें कि शिंदे गुट के 16 विधायक योग्य हैं या अयोग्य होंगे। लेकिन लंबा चौड़ा वक्त गुजरने के बाद भी महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने एक नोटिस जारी करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ऐसा दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है। और फिर से शिवसेना गुट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गया पुनर्विचार याचिका के माध्यम से। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच दोनों मामलों की सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले पर अपना फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते, आपको इसकी समय सीमा तय करनी होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 11 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले में जल्द फैसला करें, तो इसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने क्या किया? वहीं शिवसेना के 56 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दाखिल की गई 3 याचिकाएं लंबित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें 1 हफ्ते के भीतर स्पीकर के पास सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। कार्यवाही तमाशा बन गई है, कार्यवाही तमाशा बन गई है, यह बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 11 मई के फैसले के बाद स्पीकर को कई याचिकाएं दी गई, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख आवंटित की, तब जाकर स्पीकर ने 14 सितंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया और कह दिया कि जरूरी दस्तावेज नहीं है, जाइए बाद में आइएगा। और कब आना है, यानी तारीख क्या होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इतना सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि उचित समय आने पर सुनूंगा, आपको तारीख देते रहना होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर कोर्ट के प्रति जवाबदेह हैं, तो उन्हें अदालत की गरिमा का पालन करना होगा। महीने बीत गए, लेकिन मामले में सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। स्पीकर मामले में फैसला देने के लिए समय सीमा तय करें। उम्मीद है कि स्पीकर अदालत के फैसले की गरिमा बनाए रखेंगे। आगे इस मामले पर 2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में जब से चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपना पद संभाला है, ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जब भाजपा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट डांटता रहे, फटकारता रहे, निर्देश देता रहे, कहीं कोई असर नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कोई फैसला दे तो अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार उसे पलट देती है और नया कानून बना देती है। दिल्ली के मामले में याद कर लीजिए। ठीक उसी तरह से निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस ने एक पैनल बनाया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को रखा गया। मगर मोदी सरकार को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और पता चला कि सरकार नए कानूनों में चाहती है कि चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया जाए। पैनल में सिर्फ प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया ही एक मंत्री हो। अब सवाल यह है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सब कुछ निष्पक्ष चाहती है, तो फिर इस तरह की चालाकी करने की क्या जरूरत? यदि आप ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं, तो फिर निर्वाचन आयुक्त आपको निष्पक्ष क्यों नहीं चाहिए? जब सरकार ही किसी अधिकारी को चुनेगी, तो क्या वो अधिकारी कभी भी सरकार से सवाल कर पाएगा? चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा था कि निर्वाचन आयुक्त ऐसा होना चाहिए, चुनाव अधिकारी ऐसा होना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिले तो वहां भी कार्यवाही करने से चूके नहीं। मगर शायद भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि कोई अधिकारी उनसे सवाल कर सके,
उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसीलिए उनकी इच्छा है कि अधिकारियों की नियुक्ति उनके इशारे पर हो, ताकि अधिकारी उनके इशारे पर काम करता रहे। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से बाहर करने का कारण क्या हो सकता है? क्या उनकी ईमानदारी से डर लगता है? क्या इस बात से डर लगता है कि एक ईमानदार चीफ जस्टिस कहीं कोई ईमानदार अधिकारी न बैठा दे? बहरहाल इसका जवाब क्या है ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो मोदी सरकार हर उस दांव पेच में लगी है कि किसी भी तरीके से अगला चुनाव उनके मुट्ठी में रहे। दांव पेच नैतिक हो, अनैतिक हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, निष्पक्ष हो या पक्षपातपूर्ण हो, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र गड़बड़े चल रहा है। बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर कर्नाटक की हार ने पहला दरवाजा बंद कर दिया और अब तमिलनाडु में दरवाजा सील होने की खबर आई है। जी हां, तमिलनाडु से खबर आई है कि बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी यानी कि AIADMK ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर दिया है और कहा है कि अभी हमारा बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, चुनाव के पहले देखा जाएगा क्या करना है। दरअसल कुछ दिन पहले तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष ने द्रविड़ आंदोलन के नेता और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। इसी से नाराज होकर AIADMK ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला किया है और यह भी कहा है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है। वो खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए दिवंगत नेताओं के बारे में बुरा बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि दक्षिण से भाजपा के एक और साथी ने साथ छोड़ दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत असर सीटों के हिसाब से पड़े न पड़े, क्योंकि तमिलनाडु में वैसे भी बीजेपी का कोई प्रभाव दिखता नहीं है या फिर न के बराबर है, मगर एक परसेप्शन तो लोगों के बीच जाएगा ही कि बीजेपी के एक और साथी ने गठबंधन तोड़ लिया है। पहले से ही महाराष्ट्र से लेकर बिहार और पंजाब तक पुराने साथियों से नाता तोड़ने तथा संबंध खराब करने की कहानी बीजेपी के सर पे मढ़ी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के झटके नुकसान ही देंगे, फायदा पहुंचाने वाली कहीं कोई बात नजर नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।